Assalamu alaikum, this is Shazia and I'm here with Fuchsia's Drama Cup. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग अब ये कहेंगे कि शाज़िया और राबिया जो है ना वो ड्रामा कप के साथ म्यूज़िकल चेस खेल रही हैं। कभी शाज़िया नहीं अवेलेबल होती, कभी राबिया नहीं अवेलेबल होती। तो बात कुछ ऐसी है कि वाक़ई आज यही हुआ है। अनफॉर्च्युनेटली ड्रामा कप मुझे आज अकेला करना होगा, लेकिन उम्मीद ये है कि आप लोग मेरा साथ देंगे और जहाँ-जहाँ मैं फिसली या मैं भूल गई तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएँगे। राबिया थोड़ी-सी आज मसरूफ़ थी अनफॉर्च्युनेटली एंड मैं राबिया से यही कह रही थी कि राबिया देखो मैंने पिछले हफ़्ते नहीं दिया ना तुम्हारा साथ तो इसलिए आज तुम के तो बेचारी ने कहा कि नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली एकदम से कुछ काम आ गया था। तो शी कुडन्ट जॉइन मी एंड बहुत-बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे क्योंकि आज के ड्रामे बहुत वो वाले ड्रामे हैं लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वीकेंड आता है जाता है एंड एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ बहुत दफ़ा कि अच्छा सुन मेरे दिल में क्या हुआ था, ये हो गया था, अच्छा ये हो गया था, फिर मीम से मोहब्बत में ये भी हो गया था, तो बहुत कुछ हो जाता है क्योंकि डबल डबल एपिसोड आए हुए होते हैं। खैर एनीवे आई एम गोइंग टू गो स्ट्रेट इनटू ड्रामा कप क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है एंड राबिया है नहीं, लेकिन I hope that you enjoyed the drama cup and you join in telling me what you think about my thoughts on 5 dramas we have today. सुन मेरे दिल, तन मन नीलो नील, मीम से मोहब्बत और कौन सा था फरार एंड कर्जे जाम। सबके सभी बहुत अच्छे हैं। अगर मैं टॉप 5 कर रही होती ड्रामा कप का तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मैं किसको देती टॉप में। वैसे मैं आई एम बायस्ड तो मेरे लिए टॉप जो है ना वो तन मन नीलो नील ही होता हमेशा। आई थिंक हमेशा आई एम ऑलरेडी सेइंग इट। आई थिंक 2 एपिसोड बचे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 10 एपिसोड का ड्रामा है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद तन मन नीलो नील देन क्योंकि इतनी मैंने तारीफ कर दी है तो फिर बनता भी है कि टॉप ड्रामे से शुरू करें। तन मन नीलो नील के राबिया नहीं है तो मुझे थोड़े से नोट्स बनाने होते हैं क्योंकि जब राबिया साथ होती है तो फिर वो मेरी मेमोरी जो है वो जॉग कर देती है। मुझे याद आता है हाँ ये भी तो हुआ था, ये भी तो हुआ था। आई मीन आई हैव अ टेक ऑन एवरीथिंग लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि हुई कितनी बातें थी एंड राबिया इज वेरी गुड एट रिमेम्बरिंग। तो तन्मन नीलो नील में बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस और बहुत इंटरेस्टिंग बातें। द वन दैट ऑलवेज स्टैंड्स आउट फॉर मी इज जो एहसान साहब राबी के अब्बा और अम्मा के बीच में हुई। ये वो जो मोहब्बत दिखा रहे हैं और प्यार दिखा रहे हैं और रिलेशनशिप्स दिखा रहे हैं, जो ज़िंदगी के इस मोड़ पे लोग रियलाइज़ करते हैं, गिव्स अ लॉट ऑफ होप। बहुत उम्मीद हमें दिलाती है एंड आई होप कि वो कपल्स देख रहे हों, जो शायद एक-दूसरे से अपनी फीलिंग्स इज़हार करने से डरते हैं कि अब हम उम्र के उस हिस्से से गुज़र गए हैं। क्योंकि आई फ़ील कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोई ऐज नहीं होती। और अगर आपने कोई चीज़, कोई डोर छोड़ दी थी पहले तो आप उसको पकड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंगली मुझे ये लगता है मैं अपने आप से सवाल कर रही थी कि एहसान को अब क्यों इतना ख़्याल आया? अब क्यों वो राबी की अम्मा की तरफ माइल हो रहे हैं? पहले से क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज़ ही ऑलवेज़ लाइक्ड हर। कभी-कभी ये होता है कि जब आप अपनी पिछली दुनिया में जाते हैं और आप देखते हैं कि you fell in love with this person and you never get over it. You never get over that love. तो आई थिंक कि जब उन्होंने सोनू की अम्मा से वो फिर से मिले तो शायद उनको ये एहसास हुआ कि मैं राबी की अम्मा के साथ सही नहीं कर रहा और शी इज़ अ गुड वूमन एंड वो मेरा ख़्याल रखती हैं, मुझसे मोहब्बत करती हैं और मैंने कभी उनको वापस वो नहीं दिया और उनके अंदर वो है, वो मोहब्बत करने वाला इंसान है। ऐसी बात नहीं है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन राबी की अम्मा किसी दूसरे के साथ वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस तरह, वो नहीं दिखा सकते अपनी फीलिंग्स। तो ये एक बहुत खूबसूरत राइटिंग है जो मैं मुस्तफ़ा अफरीदी को थैंक यू करना चाहती हूँ दैट वो बहुत कैरेक्टर्स की बारीकियों में जाते हैं। हर किसी का रिएक्शन का और हर किसी के बिहेवियर का कोई मतलब होता है एंड वो क्यों इस पॉइंट पे आके अब दिखा रहे हैं अपनी मोहब्बत या उनको एहसास हो रहा है कि उनको दिखानी चाहिए इज बिकॉज ऑफ दिस। एनीवे वो वॉक इन द पार्क बहुत खूबसूरत थी, इतनी क्यूटली नादिया अफगान इज जस्ट हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क। इट्स सो लवली टू वॉच हर
वो हाथ पकड़ना चाह रही थी, एंड जिस तरह वो एग्जीक्यूट हुआ है, सैफी हसन साहब हैज डन अ लवली जॉब। सामने वो यंग कपल को देख रहे थे, वो हाथ पकड़े हुए थे, शी वांटेड टू, फिर उन्होंने ना रास्ता बदला। अब वो कितनी इंटरेस्टिंग कौन वो जो पूरा चल रहा था वहां, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तो नहीं हो रहा, उन्होंने तो हाथ जेब में डाल लिए। उसके बाद फिर वो बेंच पे जाके बैठे, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा नहीं लगता, या पहले कहा अच्छा नहीं लगता कि हम एक दूसरे से इजहार करें इस उम्र में सबके सामने। फिर वो बैठे, फिर बातें हुई, फिर उन्होंने जो है ना पिछले एपिसोड से कनेक्ट किया कि उन्होंने कहा हाँ कभी कभी खारिश होती है गले में, तो उन्होंने यहाँ हाथ रख लिया। जब हाथ रखा तो फिर एहसान को या तो समझ आया या एहसास हुआ कि उनको उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए। सो इट वाज अ ब्यूटिफुल मोमेंट, एंड द सीन वाज कट, एडिटेड इनटू टू बिट्स आई थिंक। तो वो आधा उन्होंने छोड़ के कुछ और दिखाया, और फिर वो वापस उनके पास लेकर आए हमें। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन, एंड मुझे एक्चुअली डर लग रहा था कि वो इतना एहतमाम कर रही है, उनका जैकेट भी निकाला, वो भी नो, एंड यू नो वो थोड़ा सा ह्यूमर भी डाल देते हैं ये दोनों, सैफी साहब एंड मुस्तफ़ा अफरीदी साहब, के वो कह रही कि सीली सीली सी मुझे स्मेल आ रही है, ऑब्वियसली क्योंकि आ रही थी उस पुराने जैकेट कोट में से जो पता नहीं कब से रखा हुआ था अंदर। तो वहाँ एक थोड़ा सा ह्यूमर भी आ जाता है, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि इतना एहतमाम कर रही हैं और पता नहीं इनकी ये जो डेट नाइट है ये अच्छी भी गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, या यहाँ कुछ ना कुछ बहुत कोई सीरियस चीज ना हो जाए, या कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे वो डिसअपॉइंटेड वापस आए, या वापस आके घर के अंदर कोई झगड़ा ना हो जाए। सो आई वाज रियली ग्लैड कि ये जो है ये अच्छी तरह से, और हम सबको इस मोमेंट ने, इस सीन ने बहुत उम्मीद दिलाई और बहुत सेटिस्फाई किया। अच्छा, तन्मय नील की एक बहुत अच्छी ये बात है कि वो एक एपिसोड में बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस पैक करते हैं, और हर कॉन्वर्सेशन के कुछ मायने होते हैं, हर कॉन्वर्सेशन जो है वो कहानी को आगे लेकर जाती है, और आप कभी क्वेश्चन भी नहीं करते कि ये कॉन्वर्सेशन क्यों थी, ये गुफ्तगू, ये बातचीत, ये इंटरेक्शन क्यों हुआ था। तो इसी तरह जब हम राव कैसर को देखते हैं, अब ये देखें कि ये लोग इतने चालाक हैं, इतने चालाक हैं, और इनकी पॉलिटिकल सरगर्मी और साजिशें इतनी स्ट्रांग हैं कि ये बेचारे जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, आम जो हम जैसे लोग होते हैं, जैसे कामी भी, इसको मैं कामी को भी इसमें इंक्लूड करूंगी, दे हैव ऑल बिन प्लेड। इन सबको जो है ना, कामी हो गया, मोन हो गया, सोनू, राबी, इन सबको बेवकूफ बनाया, साथ साथ ये दोनों ने मिलकर, राव काशिफ ने एंड दूसरे कैसर ने, ठीक है, एक साथ। एंड इट्स लाइक जब वो बता रहा था मून को, और उसने जो फोन कॉल करी, तो इतना दुख हुआ सुनकर कि वो बेचारा कितना ज्यादा, मून एक्चुअली बिलीव्ड, उसको यकीन था कि ये कुछ करेगा, उन्होंने बात भी उससे ऐसी करी। और बाद में भी जब कामी भी जाता है राव, मैं नाम भूल रही हूँ, राव काशिफ की तरफ, तो वो यही कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो इसको ऐसी वोटों का दिलासा दिया। तो वो क्या करते हैं कि कभी अपने जो भी उनके पॉन्स होते हैं ना, प्यादे होते हैं, उनको छोड़ते नहीं, उनको पकड़ के रखते हैं कि कभी आइंदा आगे जाके जरूरत पड़ सके। यहाँ उन्होंने कैसर को कुछ और कहा हुआ है, यहाँ उन्होंने कामी को कुछ और कहा हुआ है। एंड कैसर ने भी एक्चुअली बड़ा अच्छा हल निकाला कामी का, उसने कहा कि मैं तुम्हें पीछे से मारूंगा यहाँ आके, तुम सोनू एंड राबी को छोड़ दो और मैं इनकी शादी करवाऊंगा। सो इट इज इंटरेस्टिंग, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कामी अब क्या करेगा, कामी छोड़ेगा तो नहीं, ही इज नॉट गोना लीव इट। और जिस तरह उसने छत पे आके बात करी, इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग कुछ होगा, लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि ऊपर पहुंचा हुआ होगा दोनों की। एंड अगेन द एग्जीक्यूशन एंड द एडिट के दोनों से अलग अलग जाके उसी तरीके से बात करी, कामी से भी और मोन से भी। What really struck me was कि आपने as a writer and a creator and an editor, आपने मून की कहानी को अभी भी छोड़ा नहीं है, क्योंकि जहाँ वो तीनों बैठे हुए होते हैं, राबी और मून और सोनू, और वो कहते हैं कि नहीं हम क्या बात करें, अब तो हो गई, तो राबी ने कहा नहीं मैं खुद ही घर चली जाती हूँ। तो व्हेन दे पार्टेड वेज, तो ना फिर भी थोड़ा सा लग रहा था अच्छा एवरीथिंग इज ओके, थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन जब मून अकेला लेटा हुआ होता है, और वो सोच रहा होता है, तो इट्स टॉर्चरिंग हिम। और ये एक अंदर जो एक टॉर्चर होता है, जो एक रेप सर्वाइवर का होता है, वो आपको नजर आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि मून किस कैफियत से गुजर रहा है, कि ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। तो उन्होंने उसकी कैफियत को अंडरमाइन नहीं किया है।
ऑफ कोर्स आपने एजुकेट भी किया है यहाँ 2 चीज़ों में, एक ये कि 48 घंटे में कोई एफआईआर नहीं रिकॉर्ड की गई और फिर तुम्हारा कोई मेडिकल एग्जाम है, और वो बार-बार इस बात को ड्रामा दोहरा रहा है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने कही वो ये थी पब्लिक डेफेमेशन की, किरदार के ऊपर। और एक्चुअली मैं पढ़ रही थी जाके, मैंने ये सैफी साहब से आई थिंक इस पे बात भी करी थी कि होता ये है कि आपके पास प्रूफ होता नहीं है एज अ विक्टिम। फिर जब आप बाद में कोई इल्ज़ाम लगाने जाते हैं तो वो आपके ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि उनके राव कैसर के लॉयर्स ने यही कहा कि हम तो तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे पब्लिक डेफेमेशन का, कि तुमने इनके किरदार को खराब किया और पब्लिकली इनको शेम किया है। एंड वो बेचारा डर जाते क्योंकि इसके पास तो कोई प्रूफ है नहीं, उसने तो किया नहीं वो काम 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर, क्योंकि वो इंसान ऐसी कैफियत से गुजर रहा होता है। और फिर वो पब्लिक शेमिंग जो होती है, और कैसे जा वो पुलिस वाले के पास भी गया और फिर वो नाचने वाला, तो वो सारी चीजें तन्मय नीलो नील ने बहुत अच्छी तरह एक साथ हमें दिखाई हैं कि ये चैलेंजेस होते हैं किसी के। एंड ऑल्सो के जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो कितने, उनकी पहुंच कहाँ तक होती है, उनकी सोच कहाँ तक होती है, आप सोच नहीं सकते। अच्छा, लास्ट कॉन्वर्सेशन दैट वाज सो गुड वाज ताया एंड उनके एहसान के बीच में। अब ये कितनी वो बार बार जब ताया की बीवी उनको कह रही थी, कामी की अम्मा, कि तुम्हें नहीं पता, और वो पॉइजन से उनके दिमाग को पॉइजन कर रही थी, तो आई रियली लाइक कि ताया जो है ना वो चुपचाप सुन रहे थे, वो कह नहीं रहे थे कुछ ज्यादा। जब राबी आई तो राबी से पूछा कि तुम कहाँ गई थी। इस पे भी मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात थी कि अम, उन्होंने कहा अपनी बीवी से कि मैं कौन होता हूँ उससे पूछने वाला। उन्होंने कहा तुम घर के सरबराह हो। एक्चुअली राबी ने अपनी अम्मी से झूठ नहीं बोला था, अपनी अम्मी को उसने कहा था कि मैं सोनू के साथ हूँ एंड मून के साथ हूँ, मैं इनका मसला हल कर रही हूँ। लेकिन यहाँ उससे कहा नहीं गया, और उसने तो, मैं अपने आप से सोच रही थी क्या राबी को झूठ बोलना चाहिए था अपने ताया से कि नहीं, तो यू कैन ऑल्सो आंसर दैट। लेकिन दूसरा सवाल ये है क्या ताया को पूछना चाहिए था, एंड आई फील हाँ ताया पूछ सकते हैं, वो है घर के सरबराह। लेकिन वो पूछना नहीं भी चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी बीवी की आवाज उनके कानों में पड़ रही थी, वो नहीं भी चाह रहे थे तो भी पड़ रही थी। लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे राबी से कि अच्छा कोशिश किया करो, जल्दी आ जाया करो घर से। वो खुश थे जब एहसान और उनकी बीवी जा रही थी बाहर, उन्होंने कहा कि हाँ ही लाइक्ड इट। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों जा रही है, तो वो टॉक्सिसिटी का जवाब दे रहे थे, लेकिन थोड़ा सा सोच के ठहराव से जवाब दे रहे थे। और आखिर में तो जब एहसान आए घर, मैंने कहा भाई प्लीज ये अपने भाई से जाके मिल लें वरना तो बीवी जीत जाएंगी। तो आई वॉज रियली हैप्पी जब एहसान की आवाज आई, उन्होंने कहा कि भाई आप उठे हुए हैं, आप सो रहे हैं, तो दैट वाज रियली नाइस। अच्छा, फिर जो दोनों भाइयों की बातचीत हुई तो आई रियली लाइक द फ्लैशबैक जो उन्होंने दिखाया, क्योंकि वहां फिर एंड दोनों भाइयों में कितना ज्यादा एका है और कम्युनिकेशन है, क्योंकि वैसे एहसान बात नहीं करते लेकिन भाई को उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ये इसकी बेटी है, और क्या कहते हैं इसका बेटा है, ये कनेक्शन है। एंड देन यू शूट के पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं अब्बा को बता दूंगा लेकिन इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपने ताया की भी एक जर्नी दिखाई है। अब ताया ने अभी भी यही कहा कि देखो उसकी कामी की अम्मा को और कामी को मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। ये भी पूछ लिया लड़का क्या करता है, कि वो नाचता है। तो एक लहजे में उनकी नरमी पहले भी थी, लेकिन वो फिर भी एहसान के साथ खड़े हुए हैं। और एहसान का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने ये सीखा कि मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। अच्छा, अब ऑब्वियसली अगर आपने प्रोमो देखा है तो आगे जाके अभी वो फिर आग लगाएंगी उनकी जो ताई की जो बीवी हैं, लेकिन होपफुली एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड हियर, बिकॉज तन्मय नीलो नील इज शोइंग कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ राबी ने भी बता दिया सोनू को कि भाई मैंने तो तुम्हारा नाम ले लिया। एंड बड़ा अच्छा वो डायलॉग था अगेन मुस्तफा अफरीदी, उसने कहा कि तुम फंसी नहीं हो, तुम बस गई हो, या तुम बसने का सोच रही हो। तो बहुत खूबसूरती से आपने डायलॉग को चेंज करके फ्लिप करके और उसको आपने एक्सेप्टेबल और खूबसूरत बना दिया। ओके, सो दैट्स इट ऑन तन्मय नीलो नील। एज यूजुअल माय फेवरेट ड्रामा, बड़ा लंबा चला गया, मैंने कहा था कि नंबर 1 पे होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन वी विल डू इज सुन मेरे दिल। ओके जी, सुन मेरे दिल पे आई नो लोगों को बहुत ज्यादा शिकायतें हैं,
राइटफुली सो, मुझे भी बहुत शिकायतें हैं, लेकिन हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम शिकायतों पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि सुन मेरे दिल में बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं और ऐसी भी कॉन्वर्सेशंस हैं एंड टॉक पॉइंट्स हैं जिस पे बात करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दानिया को एंड आप अम्मार को एंड आप सदफ को देखें, तीनों की तीनों जो है ना रिवेंज मोड पे चल रहे हैं। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि दानिया वापस क्यों आई थी, और उसने कहा भी क्योंकि वो कहती है कि सदफ ने जो है ना अम्मार मुझसे छीना था। ठीक है। अम्मार क्यों दानिया से कह रहा है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और उसने क्यों तलाक भेजी, क्योंकि वो सदफ से इवन होना चाहता है, वो सदफ से बदला लेना चाहता है। और सदफ क्यों बिलाल अब्बास को कॉल कर रही है और उससे डेट करना चाह रही है, उससे मिलना चाह रही है, क्योंकि उसको अम्मार के ऊपर गुस्सा है। और ये तीनों के तीनों जो है ना, ये अपनी रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ सके हैं, उनको ओवरकम नहीं कर सके हैं, मूव ऑन। अगर आप किसी को देखें और आप समझें कि ओ दे आर विद समवन एल्स नाउ, दे हैव मूव्ड ऑन, नॉट नेसेसरली, कभी कभी वो रीबाउंड में भी जाते हैं वहां, जो सुन मेरे दिल में ये तीनों कैरेक्टर्स कर रहे हैं। क्योंकि अब जब दानिया को अम्मार मिलेगा, दानिया की ईगो पे बनी हुई है, दानिया कह रही है वो तुम उसको छोड़कर आए हो, पहले तो उसने कहा तुम उसके साथ ना दोनों साथ शादी नहीं हो सकती, तुम्हें इसको छोड़ना होगा। और फिर उसने उसने अब ये सोचा कि अच्छा ये तो उसको दिखाने के लिए कर रहा है, ये इसलिए उसका उससे बदला लेने के लिए, सदफ से बदला लेने के लिए कर रहा है मुझसे शादी। आई डोंट थिंक दानिया इज गोइंग टू मैरी हिम। तो आई थिंक यहाँ बिकॉज दानिया का मुझे लगता है मजा ही किरकिरा हो गया है, एंड आई थिंक वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये होता है कि जब आप किसी को इतना ज्यादा, आप कोई चीज इतना ज्यादा चाहते हैं, जो दानिया का था, बिकॉज दानिया वाज साइकोटिक टू क्वाइट एन एक्सटेंट, शी वाज नॉट बैलेंस्ड मेंटली। ठीक है। और जब वो चीज आपको मिल जाती है, फिर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या थी, और क्या मुझे वाकई ये चीज चाहिए थी, और अभी भी मुझे इसी तरह चाहिए। सो दानिया का ये दिखाया जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स अम्मार विल पे फॉर इट, क्योंकि अम्मार तो सब कुछ छोड़ के आया था दानिया के पास। सदफ को अगर देखें, सदफ में थोड़ी सी यहाँ, I mean, I don't know if you would want Sadaf to go to Bilal Abdullah and Bilal Abdullah to say yes to Sadaf, क्योंकि सदफ भी अभी एक तो रीबाउंड में कर रही है, सदफ को एहसास हो रहा है कि मैंने गलती करी है, और वो कहती है कि नहीं मैं तो आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने गलती करी है, जब वो कॉल करती है बिलाल अब्दुल्ला को। लेकिन अम, गलती का क्या, ये आई वुडंट वांट सुन मेरे दिल टू शो कि आपने सोचा कि आपके साथ गलती हुई है, तो फिर आप वापस ओवरनाइट, अभी आपने डिवोर्स भी नहीं साइन करी है, और आप उस आदमी के पास जाएं। सो ऑब्वियसली इट्स सुन मेरे दिल, इसलिए हो रहा है। बिलाल अब्दुल्ला का रिएक्शन मुझे अच्छा लगा, एंड इट्स वेरी एग्जाम्पलरी। आई विल से कि वो अभी तक थ्रू आउट बिलाल अब्दुल्ला को दैट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग दिखा रहे हैं, जो हर चीज सही करते हैं। ठीक है, अब आपने उनको बना दिया है इस तरह का, सो आई एम ओके विथ इट। एटलीस्ट वो आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। किसी भी लड़की को किसी भी इंसान को इतने वल्नरेबल पॉइंट पे आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, जो बिलाल अब्दुल्ला कर रहे हैं, ऑल्दो ही स्टिल लव्स हर। बट माई क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, ठीक है आप शादी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सदफ को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी का ट्रस्ट टूट जाए, कोई आपको बिट्रे करे, आपके साथ लॉयल्टी नहीं दिखाए, तो आपको उसको एक चांस तो देनी चाहिए। हम हमेशा चाहते हैं कि शादियां जुड़ी रहें, एंड ऐसा नहीं हो कि कोई चीज, कोई बंधन टूट जाए। तो दो चीजें होती हैं इसमें, आप वक्त दें, एंड उस वक्त देने में आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बहलाना फुसलाना नहीं चाहिए किसी को कि तुम ये करो या ये करो, जो बिलाल अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। बिलाल अब्दुल्ला कुड हैव सेड यू नो वेट इट आउट, बट मे बी बिलाल अब्दुल्ला खुद भी डरते हैं कि वो कोई गलत कदम ना उठा लें। I would say though that would you want someone to spend their life with a person जिसने आपसे झूठ बोला हो, जिसने आपको धोखा दिया हो, जिसने आपको फिजिकल अब्यूज किया हो? सो आई फील कि इसको उनकी अम्मी भी यही एडवाइस दे रही थी बार बार सदफ की, इट्स नॉट फेयर टू शो दिस इन अ ड्रामा। सदफ खड़ी हुई भी है अब, लेकिन सदफ भी गुस्से में खड़ी हुई भी है अभी। ठीक है, सदफ को गुस्सा आ रहा है, उसको बदला लेना है, और सदफ इज एक्चुअली नॉट
using she's not balanced, she's not in a mental state to take a decision right now. तो अगर हम ये कहें कि हाँ सदफ बिल्कुल ठीक कर रही है या सदफ सही कह रही है, तो दैट आई फील इज ऑल्सो नॉट वैलिड हियर। सदफ के वो जो डायलॉग्स थे अमार से कि मैं अगर ये करूं और फिर मैं वापस आ जाऊं बिलाल अब्दुल्ला के साथ टाइम गुजार के, फिर मैं तुम्हारा घर बना लूंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगेन सुन मेरे दिल इज शोइंग कि आदमी की ईगो कितनी बड़ी होती है कि आप खुद जो भी कर सकते हैं कर लें, लेकिन अगर वो यही करने की कोशिश करेगी इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आप आके सॉरी कह दें तो इट्स ओके, शी शुड एक्सेप्ट इट एंड आई अंडरस्टैंड सदफ फॉर सेइंग दैट। आई जस्ट फील कि मे बी ड्रामा शुड गो इन टू अ टाइम लैप्स अगर आप नहीं चाहते कि सदफ और अमार जुदा हों या उनकी डिवोर्स हो एंड उस टाइम लैप्स में कोई जर्नी दिखाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सदफ विल गो टू बिलाल अब्दुल्ला। मे बी सदफ विल बी ऑन हर ओन, आई एम नॉट श्योर, लेकिन सुन मेरे दिल अगेन कहानी से मुझे ये नहीं लगता, स्टोरी टेलिंग से, कि सदफ अकेली रहेगी, हमेशा कहीं बीच में लटकी हुई हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मेरा सवाल यही होगा सुन मेरे दिल से कि आप क्या चाहते हैं, कि शादियां बंद ही रहें और लोग एक दूसरे को माफी देते रहें, चाहे वो धोखा खाएं चाहे वो अच्छे, बिकॉज अमार सिर्फ उसको धोखा नहीं दे रहा था, अमार was not a nice person with Sadaf. So anyway, that's my conclusion. Do drop your comments on Sun Mere Dil and tell me what you think about the latest twist and whether Sadaf should sign those divorce papers or she should wait because right now she's very angry, or Amar doesn't deserve her anyway, so she should sign them. Okay. Next one on the list is going to be, should I do Farar? Should I do Meem Se Mohabbat? I have, and then we have Kar Se Jaan. Okay, let me go on to Meem Se Mohabbat first. ठीक है. So Meem Se Mohabbat में काफी कुछ बैक स्टोरी हमें पता चल गई है। वी नो व्हाई तलहा इज नाउ सो गिल्टी, क्योंकि वो गाड़ी चला रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ था एंड ही विल लिव विद दैट गिल्ट प्रॉब्ली फॉरएवर। हमें ये भी पता है कि मोहित ठीक हो सकते हैं, जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे उनको थेरेपी की, इनको एक पुरसुकून एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू आसिफ रज़ा मीर। उनकी जो परफॉर्मेंस थी जब उनको अंजाइना हुआ था या हार्ट अटैक हुआ था इन द पार्क वाज रियली फैबुलस, क्योंकि उन्होंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उस पॉइंट पे वो लेकर आए थे। पहले हमें लग रहा था कि वो सिर्फ इमोशन से और जज्बात से वो थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं, फिर वो बैठ गए। उसके बाद फिर उनको जो है ना ज़्यादा एज द फीलिंग स्टार्टेड ग्रोइंग एंड पैनिक भी स्टार्ट ग्रो होना शुरू, और वो पूरा जो एग्जीक्यूशन थी उसकी वो बहुत अच्छी हुई भी थी। जिस तरह फिर वो फ़ोन करती हैं रोशी एंड देन दे गो टू द हॉस्पिटल एंड देन वो उसको वहाँ मोहित को अलग लेकर जाती हैं। सो दैट होल सीन, और उससे पहले का भी जब वो पार्क में थे, बहुत अच्छा पिक्चराइज विजुअलाइज हुआ था। इट वॉज ग्रेट टू सी, बिकॉज बच्चे यही करते हैं जो रोशी कर रही थी। अच्छा हम ऊपर से नीचे आ गए स्लाइड के, अब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि बच्चे यही करते हैं। सो एंड नाउ Dana Neer is A, performing it so well, B, the direction is great, and now we can relate to what she's doing. I understand in the beginning you wanted to show कि उसमें वो बचपना है, लेकिन I still feel कि पहले 2 एपिसोड में आपने उसको थोड़ा सा ओवरडू कर दिया था। Maybe now because she is with Mohit, we understand what's going on. वो जब अकेली थी, एंड ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे, रोशी टाइप जो बच्चों के साथ बच्चे बन सकते हैं और बड़ों के साथ बड़े बन सकते हैं। तो आई थिंक जब वो बड़ों के साथ होती हैं तो वो बड़ी नहीं बनती शायद इतना। However, Roshi is having a journey and it's lovely to see that journey, क्योंकि वो उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे दिया है, वो पास भी हो गई हैं। एंड दिस इज लाइक अ लेसन इन ह्यूमन साइकोलॉजी कि आप किसी को कितना भी कहें, धक्का दें, प्रेशराइज करें कुछ भी करने के लिए, वो नहीं करेगा। लेकिन जब प्यार जिंदगी में आ जाता है और आप किसी को उनकी नज़रों में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहें, तो कभी कभी आप सीरियस हो जाते हैं एंड the best side of you comes forward. And I think with Roshi, that's exactly what's happening. She wants to show Talha that she's better than what he thinks. She's not that immature and she's not that bachkana.
और वो बहुत ही क्यूट सीन था, जब वो बताना चाह रही थी कि मैं टेस्ट लेने जा रही हूँ, पहले उन्होंने कमरे में कहा, फिर उन्होंने ज़ोर से कहा एंड बोथ ऑफ देम एक्चुअली दे डूइंग रियली वेल, अहद एंड दानानीर शोइंग ग्रेट केमिस्ट्री एंड अहद ने कहा मुझे पता है कि आप बताना चाह रही हैं, कुछ इस तरह से कहा तलहा ने। सो इट वाज़ वेरी क्यूट एंड दादा के शेर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि हमें किस तरह डायरेक्टर ने बताया कि रोशी हैज़ अ क्रश ऑन तलहा, कि उन्होंने कुछ कहा एंड देन दादा ने कोई बड़े मज़े का शेर कहा और फिर रोशी ने जो है ना, मुझे शेर वो याद नहीं आ रहा, और अपनी अपनी शक्ल कवर कर दी किताब से। और फिर एक और भी कुछ हुआ इस तरह का, जब एप्टीट्यूड टेस्ट उसने कहा कि मैं क्यों, मैं तो नहीं छोड़ूंगी अपनी इंटर्नशिप, मैं दोनों साथ साथ करूंगी। तो जस्ट द थॉट कि मुझे इंटर्नशिप छोड़नी पड़े वाज लाइक रियली शॉकिंग फॉर हर। तो you see all the feelings of a young girl who has a really big crush on someone at the office, and it's very cute to watch Danani perform this. बहुत अच्छा लग रहा है, it's fun to watch. Then again, you've balanced it with the serious side where Talha is, yes, he's very serious, लेकिन he's very amused by her. वो जो घर में जो उनका सीन था जब वो बेकिंग कर रहे थे, अगेन बहुत ज़्यादा उसमें आपने एहतमाम किया था, आप डिटेल में गए थे, जो बहुत मज़ा आया था हमें देखने में, बिकॉज यू सॉ द इंटरेक्शन। मोहित इज परफॉर्मिंग रियली वेल, बट देयर वाज दिस वन सीन जब वो सोफे पे दोनों बैठे हुए होते हैं और तलहा उनको छोड़ के जा रहा होता है, एकदम से वो पीछे देखता है और ये दोनों दूसरे को हक कर रहे होते हैं। सो रोशी मोहित के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती है एंड तलहा इज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, सो विच इज ग्रेट बिकॉज रोशी कैन कनेक्ट विथ मोहित on a wavelength that other adults can't connect. So because मोहित की बहुत specific requirements हैं, उसको एक बड़ा इंसान भी चाहिए जो उसका ख्याल रखे, लेकिन कोई ऐसा भी चाहिए जिसके साथ वो बच्चा बन जाए और अपनी सारी गम भूल जाए। तो इसलिए of course रोशी seems to be the best choice. कहानी भी आगे बढ़ रही है क्योंकि उनके अब्बा ने कहा है ये कि क्या कहते हैं, तुम्हें अपना मोहित के बारे में अपने बारे में सोचना चाहिए। तो लग रहा है कि शायद इसीलिए ये शादी पे आमादा हो जाएंगे। बट मुझे लग रहा है कि इनको रोशी पसंद है, मे बी ही थिंक्स दैट शी इज टू यंग फॉर हिम। इस पे मुझे याद आया कि देयर वाज सम न्यूज़ समवेयर कि देयर सम चाइनीज ड्रामा or K-drama going around, please correct me, but we're going to take out an article on this, which is on the same story. उसके अंदर the girl I think is a therapist and वो उस बच्चे की थेरेपी कर रही होती है and then they have something like a contract marriage and then ultimately they do fall in love. I haven't watched the drama. इसमें कहानी थोड़ी different है. I don't know if it is taken from there, but all I can say is कि कहानी अच्छी चल रही है, so enjoy it. मैंने तो नहीं देखा वो के ड्रामा या चाइनीज ड्रामा, लेकिन मुझे ये देखने में परफॉर्मेंसेस और सब में बहुत मजा आ रहा है। सो वेरी क्विकली ऑन सलीका, वहाँ जो आपने टॉक्सिसिटी दिखाई है वो थोड़ी सी कम हो सकती है बिकॉज इट्स नॉट सिटिंग, वो बैठ नहीं रही है बाकी पूरी कहानी के साथ। उनके जो नेबर हैं उनकी कहानी मुझे फिर भी थोड़ी सी अब समझ आ रही, क्योंकि वो लड़की के साथ मिल चुके हैं और लड़की और वो जो है शायद एक दूसरे को पसंद करेंगे, तो भाइयों को शायद पीछे हटना पड़े। बट वो कहानी एंड सलीका की इतनी बैठ नहीं रही है बिकॉज सलीका को थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिक दिखाया है। बट देन अगेन आई थिंक उनकी दादी जो है वो थोड़ा सा उसको फेस ऑफ कर रही हैं, उसको बैलेंस ऑफ कर रही हैं, और वो उन्होंने बड़े मज़े का जवाब दिया कि फिर तुम्हें भी जो है ना माही के लिए बहुत अच्छे जेवर देने पड़ेंगे। और उमर भी उनको जवाब दे देता है अपनी अम्मी को कि आज तक तो मैंने देखे नहीं अब्बू के घर वाले, अब्बू का खानदान घर पे, तो आप कौन से खानदान की बात कर रही हैं। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि जहाँ मेन स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, वहाँ जो साइड स्टोरीज हैं उनको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देते तो मीम से मोहब्बत यहाँ से यहाँ चला जाता। बट वो थोड़ा सा आपकी मेन स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन आपकी इर्द गिर्द की कहानियां इतनी पुख्ता नहीं हुई हैं जितनी I think viewers would like and I would like them to be. Okay, I think I've covered everything on Neem Se Mohabbat. Let me check quickly. I think so. Okay, so we're going to go on to Karze Jaan. Okay. Karze Jaan was beautiful. First of all, I wanted to thank the director कि आपने जब वो शादी के जो सीन्स दिखाए हैं वो बहुत खूबसूरत, हर जगह वो जो लाइटें लगी हुई थी बहुत सॉफ्ट ग्लो आ रही थी, एंड
इसमें सब में काफ़ी एफ़र्ट चाहिए होता है और बहुत अच्छा शादी वाला घर भी लग रहा था, लोग बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, ज़रूरी नहीं थी, हर कोने में कहीं न कहीं वो कन्वर्सेशन हो रही थी, कुछ जो हम देखते हैं कि शादी वाले घरों में हो रही होती है। बट द एंगल्स वर रियली गुड, जिस तरह नशवा पीछे से देख रही थी जब सिद्रा एंड बुरहान की बात हो रही थी, या वो पीछे वाले कमरे में जाके अम्मार से जो बात हुई थी। So all that, you utilizing the house really well and with the right aesthetics and ambience. So a big shout out to the director over here for that. The best moment for me, the best moment for me was जब नशवा एंड फैसल रहमान का कैरेक्टर आसिम जो है वो मिलते हैं। अब नशवा बार-बार कह रही थी कि मैं जाऊँगी उनसे मिलने, जाऊँगी उनसे मिलने। सो आई वाज़ वेटिंग एंड आई वाज़ होपिंग कि वो जाए, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि अकेले घर में चली जाएगी। बट देन आई थॉट कि चलो उसके चचा हैं, शी कैन गो, चचा हैं, शी कैन गो एंड मीट हिम। लेकिन आई हैव टू से दैट फैसल्स परफॉर्मेंस वाज़ सो ब्यूटीफुल। आई डोंट नो अबाउट यू, युमनाज़ तो वॉज़, बट आई फ़ील कि युमना जब परफ़ॉर्म करती हैं तो बहुत दफ़ा उनको रिटर्न स्पार्क वैसा नहीं मिलता, बिकॉज़ युमना कैन बी वेरी नेचुरल, शी कैन बी वेरी एनर्जेटिक, she will take up the entire screen and we will just be watching Yumna, but यहाँ Yumna को वो रिटर्न मिला। उनको तज़ीन से भी मिल रहा होता है, बिस्मा से भी मिल रहा होता है। हम जब से कह रहे हैं कि बिस्मा के एंड व्हाट इज़ यू नशवा, नशवा के सीन्स बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल को छूने वाले हैं। और यहाँ जब हमने ये सीन देखा आसिम और नशवा के बीच में, इट वाज़ रियली ब्यूटीफुल। जिस तरह वो ऊपर आती है, उनसे बात करती है और आहिस्ता-आहिस्ता वो टू द पॉइंट आती है ना, पहले वो इधर-उधर की नहीं आप नहीं आ रहे, एंड आसिम का जवाब भी बेटा आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट, बिकॉज़ वी ऑल अंडरस्टूड व्हाई ही इज़ नॉट फीलिंग लाइक इट, एंड बहुत नेचुरल कॉन्वर्सेशन फ्लो हो रही थी। लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज़ जब उसने एल्बम निकाली। And I was watching Yumna, the way she was pointing, इतना नेचुरल लग रहा था जिस तरह नशवा देख रही थी सारी तस्वीरों को। एंड फैसल वॉज कन्वेइंग दिस अंदर का जो दुख होता है और उसके साथ साथ दिस टेंडरनेस, दिस लव फॉर नशवा, विच ही कुड सी कि ये लड़की बहुत प्योर है, ट्रांसपेरेंट है अपने इमोशंस के साथ, अपने ख्यालात, अपनी फीलिंग्स के साथ। एंड वो किस तरह, एंड देन जब वो सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मैं चला गया था अब नहीं जाऊंगा। बट द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट वाज कि जब वो देखती है बिस्मा की तस्वीर और वो कहते हैं ये बिस्मा, ये तुम्हारी अम्मी नहीं है, ये मेरी बिस्मा है। एंड वो जो अभी है बिस्मा, वो मेरी बिस्मा नहीं है, वो तुम्हारी अम्मी है। इट वाज रियली ब्यूटीफुल एंड इतना अच्छा वो अदा किया गया है सीन। सो आई वांटेड टू गिव अ बिग शाउट आउट, फॉर मी दैट वाज लाइक the scene of the episode. Okay, but now with all my love for that scene, let's go on quickly to the other scenes. Nashwa did not like Burhan and Sidra talking to each other on the sofa. She actually didn't, वो एक point आता है ना कि आप खुद भी realize नहीं करते कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। I think Nashwa went through that. But Nashwa being Nashwa saw them, felt bad for a second and then pushed it out of her mind and went on with all the other things she has to do in her life, because Nashwa has to do a lot. Nashwa को बीनिश को मिलवाना होता है अपने फियांसे से, नशवा को अम्मी का देखना होता है कि अम्मी ने जाके चेंज क्यों नहीं किया है, वो बाहर क्यों नहीं आई है, नशवा को आसिम को लेकर आना होता है। सो नशवा इज वेरी बिजी एंड आई लव नशवा's कैरेक्टर फॉर दैट। तो वो पीछे जब गई, अमार के दोस्त ने जो उनके ऊपर हिट किया और जो कोशिश करी, वो अब कर्ज़िजा में हर चीज़ किसी वजह से होती है, आई एम अज्यूमिंग। अब या तो उनके दोस्त को गुस्सा आ गया है और वो जाके, ये राबिया का बाय द वे था इंस्टाग्राम का रिव्यू, कि वो जाके आगे हेल्प करेगा माही का क्योंकि केस खुल गया है, या फिर ये होगा क्योंकि अम्मार ने यहाँ काफ़ी साइड ली नशवा की ना, उसको भगा दिया अपने दोस्त को, कि मे बी अम्मार को आपने जो ना बड़ा ग्रे दिखाया है यहाँ, जबकि वी ऑल कांट स्टैंड अम्मार बिकॉज वी हैव टू थिंक दिस इज व्हाट ही डिड, बट लुक एट द होल फैमिली, दे आर टॉकिंग टू हिम सो नाइसली। वो तो नशवा की बहन ने कहा कि मुझे तो मिलना नहीं है तुम्हारे कजन से, बाकी तो सबके सब आराम से बात कर रहे हैं उससे। इट्स लाइक उन्होंने कुछ शटर्स रख दिए सामने कि अम्मार ने ये किया है, लेकिन अम्मार के साथ हमें साथ साथ चलना है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो या तो आप ये दिखा रहे हैं कि अमार का थोड़ा सा नेगेटिव साइड जो है ना वो
brush off ho jayega, and Nashwa might see him a little more, or we might see him a little more positively. There was a comment that Amar made which was very interesting, जब उसने अपने दोस्त से कहा कि घर की लड़कियों से दूर रहना, इस तरह का कोई कमेंट था, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हरासर्स नॉर्मली अब्यूजर्स की थिंकिंग ऐसी ही होती है। वो जो है ना, हर लड़की जो उनके घर में नहीं है, जो उनके ख़ानदान में नहीं है, उनको एक और नज़र से देखते हैं, और जो लड़की उनके ख़ानदान में होती है उनको एक और नज़र से देखते हैं। सो कि दीज गर्ल्स आर फ्रॉम माई फैमिली सो दे आर ऑफ, एंड वो इस वजह से अपना बिहेवियर और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज दे थिंक एवरी वन हु इज नॉट इन माई फैमिली can be exploited. So it was a small dialogue, and which is why he stood up for Nashwa also. लेकिन मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि यहाँ they are cousins, and normally cousins में भी दिखाते हैं ऐसा. Amar and Nashwa might not like each other, but they haven't done anything to make us feel कि उसकी कोई बुरी नज़र है अमार की नशवा की तरफ, तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है. बुरहान एंड बिस्मा ऑल्सो हैड अ कॉन्वर्सेशन. बिस्मा के ऊपर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो शी इज़ नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ एट ऑल. किचन में भी जब वो बख्तियार आए थे और उन्होंने कहा कि तुम जाके तैयार हो, एक तो उन्होंने मेड को भी भेज दिया बाहर. नशवा तो चली गई थी, मेड को भेज दिया. आई वॉज थिंकिंग व्हाई इज शी अलोन विथ हिम, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली स्कैर्ड फॉर हर. But Bisma seems to be putting herself in this risky situation needless. बुरहान को नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है, बिकॉज वो जो सीन था जिसमें वो तैयार होके आती हैं, तो वो उनको देखता है, दादी की शक्ल देखता है, फिर वो बिस्मा को देखता है, फिर वो दादी की शक्ल. सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन. वो भी देख रही होती है, उनकी जो कुर्सियां हैं वो भी देख रही थी कि यहाँ क्या चल रहा है और वो क्यों कोने कोने में ठहर रही हैं. सो आई एम ग्लैड दैट वी आर नॉट फॉरगेटिंग बिस्मा, वी आर नॉट फॉरगेटिंग ऑल द women जिनको ये कहा जाता है, जो खुद फील करती हैं कि उनको घर की शादियों में या अच्छे टाइम्स पे, जॉयस टाइम्स पे, फेस्टिविटीज़ में पीछे रहना चाहिए, कि वो उसको कहते हैं ना बुरा शुगन. तो ये चीज़ें हमारे कल्चर में ना हमारे रिलीजन में हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट द ड्रामा इज शोइंग इट, क्योंकि उन्होंने ये भी दिखाया कि कुर्सिया पप्पो ने बहुत सारे कोर्सेज करे हैं और वो तो बिल्कुल ये बात को नहीं. सो आई वॉन्ट हर टू कम एंड निगेट ऑल दीज थिंग्स. So Kalsi Jahan is going great. I am really looking forward to the next episode. I forgot the conversation between Nani and Nashwa. That was a very, very important conversation. क्योंकि हमें पता चल गया कि हुआ क्या था इन दोनों के बीच में. नानी ने साइड नहीं लिया था बिस्मा का, और इट वॉज वेरी सैड टू सी, क्योंकि उसने ना, नशवा तो सीधा सवाल करती है, तो नशवा ने कहा कि आपको पता था कि मेरे अब्बा जो है उनको टर्मिनल डिजीज है, एंड इट इज़ सो सैड कि आप अपनी बेटी के साथ ये कर दें, आप सेल्फिश हो जाएं अपने लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी आसाइश के लिए. एंड आई एम श्योर कि अगर वो आसिम से शादी करती, आसिम माइट हैव लुक्ड आफ्टर हर एज वेल. लेकिन आपने वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा. अब ये भी समझ आ गया कि बिस्मा अपना गुस्सा सिर्फ अपनी अम्मी को ही दिखा सकती हैं, तो वो उन्होंने वहां दिखाया. नशवा की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि नशवा जो है ना, गुस्सा नहीं दिखाती, नशवा बदतमीजी नहीं करती. नशवा ने नानी को ये कहा, सुना और कहा कि अब आपको मेरा साइड लेना है, अब आपको मेरा साथ देना है, क्योंकि अब हमें इन दोनों को साथ करना होगा. ब्यूटिफुल इमोशंस एंड थॉट्स पोर्ट्रेड बाय यंग गर्ल, एंड ग्रेट एग्जाम्पल फॉर ऑल यंग पीपल हु आर वॉचिंग. अब हमारे ड्रामे आहिस्ता आहिस्ता ये दिखा रहे हैं कि यंग लोगों को अपने पेरेंट्स का भी ख्याल करना चाहिए. तो वो जो एक गिल्ट बसी हुई होती है ना पेरेंट्स में, वो आपने निकाल दी है कहीं, जो बिस्मा जैसे पेरेंट्स में होती है. और आपने बर्न्सटोड के रोमियो जूलियट में भी यही दिखाया था कि हमजा सुहेल्स कैरेक्टर, वो भी अपनी अम्मी को थेरेपी के लिए लेकर गए थे. तो यंग पीपल, बिकॉज दिस जनरेशन ऑफ पेरेंट्स हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा दैट वाज नॉट डिस्कस्ड, एंड वो बहुत ओबीडियंट थे. वो बहुत ज़्यादा बात सुनते थे अपने पेरेंट्स की, क्योंकि और कम्युनिकेशन नहीं होता था. तो आई एम रियली ग्लैड के ड्रामे आजकल के राइटर्स एंड डायरेक्टर्स एंड चैनल्स आर टेकिंग दिस फॉरवर्ड. सो ग्रेट गोइंग करते जहाँ. Looking forward to the next episode. Lots happening, and I think do we have the last drama? So we have Farar. Okay, Ji. So a very dark story is all going towards Dunky.
बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जिस तरह वो सारे कैरेक्टर्स साथ आ रहे हैं। आई कुड से कि थोड़ा-सा स्लो मूविंग था, लेकिन आई थिंक एक्चुअली सिर्फ़ बब्रिक का ट्रैक थोड़ा स्लो मूविंग है, और बब्रिक के ट्रैक के लिए हम इतना ज़्यादा फ़ील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ बातिश एंड फराज़ आर जस्ट टेकिंग ओवर। आई थिंक फॉर मी दे इवन टेकिंग ओवर सादिया एंड फसी। बट दिस इज हाउ देर ऑल गोइंग टू मीट। तो ये एक स्टोरी टेलर का कमाल होता है, एंड नाजूस ट्रैक, बग्गीज ट्रैक इज टेकिंग ओवर, कि वो इधर इधर से कहानियां लेकर आते हैं और फिर वो समेट के दिखाते हैं कि अब मैं रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा तो शुरू से इरादा था कि यहाँ जाएगी कहानी। आप लोगों को नहीं पता था, आप लोग शायद सोच रहे थे, लेकिन कहानी इधर जा रही है। हमेशा मुस्तफ़ा अफरीदी की कहानियों में कोई मकसद होता है, और मकसद सिर्फ एक कॉमन मैन, एक ऑर्डिनरी मैन की जो चैलेंजेस हैं सिर्फ वो नहीं है। मकसद सिर्फ ये नहीं दिखाना कि एक शहर में पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस की वजह से क्या कुछ हो जाता है, लोग अपनी जानें खो देते हैं या वो फरार हो जाते हैं, और वो अपनी जान बचाने के लिए या एक बेहतर जिंदगी की सोच रखने के लिए या ख्वाब देखने के लिए अपनी जान पे खेल भी सकते हैं। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी जिंदा भाग, मैंने पहले भी कहा है, विद नसीरुद्दीन शाह, विच वाज रियली रियली स्कैरी। इट वाज आल्सो अबाउट डंकी, एंड द फैक्ट कि ये मूवी आई थिंक 25 साल 20 साल तो पुरानी थी, और अभी भी यही कहानी चल रही है। इसका ये मतलब है कि मुल्क के हालात बेहतर नहीं हुए हैं फॉर द कॉमन मैन। अगर वो इस तरह के सॉल्यूशंस देख रहे हैं कि उनको फरार होने की ज़रूरत है, जबकि उनको पता है कि इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है, वो शायद कभी वापस ना आए, वो शायद ज़िंदा ना रहें, तो दैट मीन्स a nation has to do a lot of thinking. Anyway, going back to this, भाई फराज मियाँ का ट्रैक तो खुल चुका है कि शुमाइला और उन्होंने तो शादी करी हुई है, जो प्रोमो में हमें थोड़ा सा दिखाया था। एंड क्यूआईपी के लोग जो आ गए उनके घर में, तो पता चला कि वो क्योंकि आई थिंक उनके भाई भी थे पहले क्यूआईपी के साथ, तो वो बेचारी डर गई है, but she's pregnant now. So again, Farrar is throwing a twist that I wasn't expecting. I mean, I did think कि शायद वो वापस चला जाए अपनी बीवी के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था that she's pregnant, क्योंकि अब तो जस्टिफिकेशन बन जाती है ना हर एक्शन के लिए। अगर फराज अब इनको छोड़ के जाएगा या डेस्परेट होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। सो यू आर गिविंग रीजंस फॉर व्हाई एक्टर्स विल बिहेव। वो जो फोन कर रहा था डेस्परेशन में, क्यों कर रहा था? इसीलिए कर रहा था, एंड देन वो सैटेलाइट फोन आ गया। सो आई वाज रियली हैप्पी टू सी these changes and these plot twist, कि आपने छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा है। एंड ऑफ कोर्स बातिश और वो जो चौधरी साहब हैं, वो तो परेशान हो गए हैं कि तुम तो शादीशुदा आदमी को ले आए हो। उसने कहा हम तो सिर्फ इश्क मना रहे थे, इन्होंने तो शादी भी कर ली है चुपचाप। मुझे हारून का एंड हमजा अली का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली सरप्राइज वी हैवंट सीन देम बिफोर, बिकॉज एंड आई एम सो ग्लैड दैट हारून इज टेकिंग अप दिस कैरेक्टर which has so much more substance to it, और जो आहिस्ता आहिस्ता एकदम से नाउ इट हैज सॉर्ट ऑफ बूम ब्लोन आउट। तो बहुत मजा आ रहा है देखने में कि वो क्या करेगा। एंड अगेन, क्योंकि आपने उनकी कहानी पिछले एपिसोड में दिखा दी थी, यू ऑलरेडी फीलिंग फॉर देम, एंड यू नो कि कुछ ना कुछ करेगा, छोड़ के नहीं जा, एटलीस्ट आई होप नहीं छोड़ के जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था दिस वन। बातिश बेचारे कंफ्यूज है क्या करें। अब आप देखें, अगेन मैं डंकी की बात करूंगी, तो ये एजेंट्स किस तरह घुमाते हैं। फोन पे उसने एक और प्राइस कोट की, उसने बढ़ा के उसको एक और प्राइस दे दी, विच इज जस्ट सो हॉरिबल। एंड दिस इज अगेन, अब बार बार द राइटर इज नॉट लीविंग the challenges that an ordinary man has। यहाँ भी उनको जो है ना, और अब ये अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते हैं चौधरी एंड बातिश, लेकिन इनको बेवकूफ बना देगा वो एजेंट इतने डबल ट्रिपल पैसे चार्ज करके। आप किसी की मजबूरी का इतना फायदा उठाते हैं, इतना फायदा उठाते हैं कि वो इंसानियत नहीं बचती उसमें। वो कर रहा है, जो बब्रिक के साथ हो रहा है, उस आदमी को भी पता है। उसने कहा है कि मैं अपने किसी जानने वाले को कभी भी ना भेजूं यहाँ, एंड फिर भी वो बब्रिक को फोन आ जाता है कि तुम पेशावर पहुंच जाओ इस टाइम पे। Sadia and Fussy ka track. I was very disappointed in Fussy, but then I thought Fussy being Fussy always has to follow the rules, and then Fussy thought मेरे पास जॉब नहीं है, मैं इसको कहाँ रखूंगा, इसको क्या आस दिलाऊंगा, तो इसलिए he has let Sadia go, but I wish that hadn't happened because वो बहुत ज्यादा क्रूल था
वो चली गई, एंड तक इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा था कि नहीं, वो मैंने कहा था तुमसे जॉब छोड़ने की बात, लेकिन वो मैं वापस ले लेती हूँ। तो सादिया डज़ लाइक हिम एंड फसी आल्सो लाइक्स हर, व्हिच इज़ प्रोबब्ली व्हाई ही इज़ लेटिंग हर गो। लेकिन एक लड़की को अकेले उस घर में जाके छोड़ना आई थिंक इज़ नॉट फेयर। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पुलिस वालों का कुछ ना कुछ चल रहा है आपस में। आई डिडंट रियली गेट इट। अब राबिया इज़ नॉट हियर। अगर आप लोगों को समझ आया, वो जो फुटेज देख रहे थे, क्या वो 2 पुलिस वाले इन्वॉल्व थे या वो वाक़ई आई थिंक सीरियसली आई डोंट थिंक दे आर करप्ट। वो भी फुटेज देख रहे थे, लेकिन फसी को अभी तक कुछ मिला नहीं है। बेग साहब के ऊपर आ जाते हैं, समी खान्स कैरेक्टर। आई थिंक ही इज द ब्रदर ऑफ आजम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन करप्शन हर लेवल पे मौजूद होता है। अब वो पुलिस वाला उसको छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी पहुंच वहां तक है कि ये शायद 1 करोड़ मुझे दे दे, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर वो छोड़ भी रहा है तो कैसे छोड़ रहा है, उसकी अपनी ड्यूटी, लाइक उसका अपना वो नहीं होगा उसके ऊपर। लेकिन आई गेस वो, यू नो, दीज पीपल दे हैव देयर वेज। सो नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि फरार एक के बाद एक के बाद एक नए कैरेक्टर्स बड़े धड़ल्ले से इंट्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कोई डर जाता है राइटर या डायरेक्टर कि अच्छा, अब इसको भी हम बिल्कुल बीच में, क्योंकि आई थिंक इट्स 12वीं किस्त चल रही है या कौन सी, अब आपने एक नया कैरेक्टर, अब फिर उसकी कहानी भी आप लेकर आ रहे हैं, फिर वो कहानी आगे भी चल रही है। तो इंटरेस्टिंग है। सिर्फ बबरी की कहानी को मैं कहूंगी वो थोड़ा सा पीछे रह गई, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग कि you have managed to do that, and not every storyteller and not every director can do it like this, जिस तरह आप फरार में दिखा रहे हैं। क्योंकि अब समी खान का कैरेक्टर बाहर निकलेगा और वो क्या गुल खिलाते हैं, क्या वो भी फरार होंगे? वो तो वैसे ही जेल से निकल के ही फरार होंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता क्या ये भी डंकी पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नाउ वेरी क्विकली वी गो टू बगी नासूस कैरेक्टर। आपने वहां की भी बैक स्टोरी दिखा दी। अच्छा, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी, क्योंकि आई थॉट के बगीज मदर वाज वेरी स्मार्ट टू हैव डन व्हाट शी डिड। लेकिन वहां जो आपने उसको एग्जीक्यूट किया है ना, वो बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल। मतलब क्योंकि हमें कहानी अच्छी लगी, इसलिए हमने यकीन कर लिया। यकीन नहीं किया, हमने कहा चलो पाकिस्तानी ड्रामा है, हो जाता है, नेटफ्लिक्स शोज में भी शायद इस तरह हो जाए, लेकिन शायद इस तरह ना हो। क्योंकि उसी रात में उसने इतना या तो इतना परफेक्ट खड्डा खड्डा नहीं दिखाते। ठीक है, क्योंकि उसी चारपाई पे वो बाद में बैठी थी जिसके नीचे उन्होंने दफन किया था, जिसके आगे लोग आके उससे अफसोस कर रहे थे कि आपकी बेटी भाग गई है इस आदमी के साथ। तो और इट्स नॉट इजी कि आपने इतना डीप खड्डा अकेला खोदा और फिर उसके अंदर आपने एक आदमी को भी अकेला डाल दिया, और फिर आप वापस शादी पे पहुंच गई। और जब वो ठीक है खत्म हो रही थी जो भी थी, और फिर आपने वो वावेला मचाया। सो ऑल दो उनका जो भी उन्होंने प्लान किया था, उनकी स्ट्रैटेजी तो अच्छी थी, बिलीवेबल थी कि दोनों भाग गए हैं तो ना उसको कोई ढूंढेगा ना उसको कोई ढूंढेगा। लेकिन थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में आप इसको, आई डोंट नो हाउ, आगे पीछे कर सकते थे। but there was a very dark poetry in the way it happened, क्योंकि she spoke about him. She said हमारे नीचे दफनाया हुआ है, और फिर वहां उसके मुंह में वो निवाला दे रही थी। so उससे वो सुहाई से वो अमेजिंग एक्टिंग दे, बग्गी से हजम नहीं हो रहा था। मुझे देख के कुछ हो रहा था उसको, मुझे लगा था ये भी उल्टी कर देगी, बाहर निकाल देगी। द थॉट उसका जो पूरा उसके दिमाग में चल रहा था कि अभी यहीं वो आदमी दफना हुआ है नीचे, और यहाँ मेरी अम्मा मुझे, और पूरी कहानी सुना के उससे कहती है कि निवाला खा लो। सो फरार इज बैलेंसिंग द डार्क एंड द लाइट साइड्स and everything very beautifully. And of course the thrill is also there. Every episode has something which makes us think, अच्छा ये भी हो गया, अब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सिर्फ फसी से मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, फसी वहां नहीं पहुंच सके, बट मे बी दिस इज रियलिटी। हम समझते हैं कि एक बड़ा आला पुलिस वाला है, बहुत अलर्ट है, बहुत अपराइट है, एंड बहुत इफिशिएंट है, बहुत स्मार्ट है, वो आगे पहुंच जाएगा। लेकिन यही दिखाया जा रहा है कि ये जो QIP वर्कर्स हैं, जो बाकी जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं। क्या आप सिस्टम को डिफीट कर सकते हैं कि नहीं? एंड सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एवरी कैरेक्टर इज पोर्ट्रेइंग वो बेबसी दिखा रहा होता है इंसान की।
सिस्टम के सामने, चाहे वो नाज़ो हो, उधर से भागी बेचारी फिर वहाँ से भागी, चाहे वो बातिश हो, चाहे वो फराज़ हो, चाहे वो शुमाइला हो या वो सादिया हो, फसी हो, बब्रिक हो, और चौधरी की भी कहानी है, देखिए वो भी नए कैरेक्टर हैं, तो आई थिंक अब समी खान जो आई थिंक बेग साहब हैं एंड चौधरी विच इज़ फारिस शफ़ी की कहानी अब आगे चलेगी। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि जो आप नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करें उनमें भी इतनी जान है कि आपको मज़ा आ रहा है, आप ये नहीं कह रहे कि अच्छा ये कैरेक्टर क्यों आया है? आप ये कह रहे हैं ये कैरेक्टर क्यों आया है? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द वे वी आर टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड इन फरार। अगर मैंने अब कुछ मिस किया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं, शाजिया you forgot this, or Shazia, what about this angle? You didn't think of it because I don't have Rabia with me and I really don't like doing drama cup without Rabia. लेकिन क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे थे और हमारी एक जिम्मेदारी होती है और मज़ा भी आता है थोड़े से पूरे हफ्ते के ड्रामों के बारे में गुफ्तगू गप मारने में, एज वी से। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड इफ यू डिड, एंड लेट मी नो हाउ यू फाउंड इट, एंड खुदा हाफिज। Bye bye. Thank you for watching.